नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757, भाग 3 मुगलकालीन भारत 1526 से 1858 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम बाबर, हुमायूं, सूर्य साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और मुगलकालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने भाग 2 के अंतर्गत तुगलक शासनकाल, शेद वंश, लोदी वंश, सल्तनतकारी प्रशासन, इसके बारे में अध्ययन किया। आइए हम अध्ययन करते हैं भाग 3 के बारे में कि इसके अंतर्गत किन किन शासकों ने किस प्रकार से अपना शासन प्रशासन चलाया। ये चित्र आपके सामने हुमायूं का है। हुमायूं ये बाबर का पुत्र है और इसने किस प्रकार से शासन किया, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बाबर के बाद में उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदखवा प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हारकर भाग गया। दिल्ली सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। इस प्रकार से हुमायूं का शासनकाल चला और विभिन्न प्रकार के इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं कि 1540 के अंदर कन्नौज का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य। और हुमायूं एक बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद में अंत में एक बार 1540 के युद्ध में वो हार जाता है और हार करके वहाँ से भाग जाता है और दिल्ली सल्तनत है जो शेर शाह के अधिकार में आ जाती है। निर्वासित जीवन में उसे भटकल के पास शेर अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी हो जाती है, जो आके चल कर के अकबर की माँ बनती है। तो अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा। धीरे धीरे हुमायूं कंधार और काबुल को जीत लेता है। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में हुमायूं 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लेता है। नसीब खां और तातार खां के नेतृत्व में वह अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर भी अधिकार कर लेता है। जून 1555 में सरहिंद के निकट अफगानों को फिर परास्त कर देता है। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर शूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां करता है। इसके बाद 23 जुलाई 1955 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उसकी इस प्रकार की जिद होती है और पुनः वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद 24 जनवरी 1556 को वह दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल करके वह गिर जाता है, जिसके कारण उसको गहरी चोट लगती है और वह मर जाता है। हुमायूं नशेबाज होता है, जो अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता है। वह ज्योतिष में आस्था रखता था। उसने अपने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम भी बनाया था। तो इस प्रकार वो अंधविश्वासी भी था। अब आता है सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम, जो बिहार के अंतर्गत है, वहाँ का जमींदार था। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो प्रश्न भी आ सकता है कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो उसने निहत्ते शेर को मारा था, इसलिए शेर खां की उपाधि प्रदान हुई। उसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेर शाह ने जीत लिया था। 1544 में मालदेव को हराकर शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था।
इस प्रकार से सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद खां जिसको बोलते हैं या शेर खां भी बोलते हैं, शेरा खां, उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, क्योंकि बहुत बड़ा वीर था मालदेव। जबकि जैताकुपा ने वीरतापुर वहाँ पे संघर्ष भी किया था। तभी शेरशाह ने कहा था कि वास्तव में इस प्रकार के वीर मैंने कहीं नहीं देखे, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। इस प्रकार का वाक्य शेरशाह ने कहा कि वास्तव में जैता और कुपा इस प्रकार के वीरतापूर्वक लड़ते हुए व्यक्ति बलिदान हो गए, यानी छोटी सी मेरी चाहत थी जी, उसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता यदि कुछ प्रकार की गड़बड़ हो जाती। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार ही हो पाया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का भी पतन हो गया। ये जितनी प्रकार के साम्राज्य थे उनका पतन होने का कारण ये था कि उनके पीछे आने वाले जितने प्रकार के सम्राट थे वो किसी न किसी प्रकार से अयोग्य होने के कारण से उनके सभी साम्राज्यों का पतन होता गया। इस प्रकार से सूर साम्राज्य का भी पतन हुआ। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण बहुत प्रसिद्ध है, इतिहास में ऐसा पढ़ने को मिलता है। शेरशाह ने भूमि माप और लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी, बटाई, इश्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जबरी प्रणाली को भी प्रचलन में लाया। शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कें और अनेक राज्यों का निर्माण करवाया और उसकी सबसे लंबी सड़क जो है बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। और ये जो सड़क है जो ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाने काम किया? शेरशाह ने। मुद्रा ढलाई में सुधार करते उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया भी जारी किया। सासाराम में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण भी करवाया। ये मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। उस मकबरे को देखने के बाद लगता है कि उस समय भी हिंदू संस्कृति विद्यमान थी। सब प्रकार के प्रयास करने के बाद में भी हिंदू सभ्यता संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, और ये मकबरा इसका एक बहुत उदाहरण भी है। अब आता है अकबर, जिसने 1556 से 1605 के मध्य अपना शासनकाल किया। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं किस प्रकार से अपना शासन अकबर ने किया। अकबर का जन्म अमरकोट, जो पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, इसके किले में 1542 ईस्वी में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 में कलानूर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? अफगान सेनापति हेमू और मुगल सेनापति बैरम खान के मध्य में। और कब हुई? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो जाता है और अफगानों की एक प्रकार से हार हो जाती है। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। मुगलों की सेना के अंदर भी एक प्रकार से हिंदू सेनापति का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि भी धारण की थी। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोडवाना का किला जीता। उसने सुरजन हाडा से रणथंबोर का भी किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊन खान से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। अकबर ने भी अपना साम्राज्य का विस्तार समय समय पर उसने किया। महाराणा प्रताप का मानसिंह और आजम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी के अंदर। और किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप के मानसिंह और आजम खां के नेतृत्व में एक प्रकार का युद्ध वहाँ पे लड़ा गया, परंतु इसमें मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई।
अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य में हल्दी घाटी का विश्व युद्ध होता है 1576 के अंदर, परंतु इसमें मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं होती। यानी एक प्रकार से इतिहास में ये पढ़ने को मिलता है कि ये युद्ध अनिर्णित रहा। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना की लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान कर दी। काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, इन सब के ऊपर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी की प्रबल प्रतिरोध का सामना करते 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 में असीलगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया। ये अकबर की एक अंतिम विजय थी। अकबर की अंतिम विजय 1601 के अंतर्गत है। असीलगढ़ पर मुगलों का अधिकार होना यह इतिहास में पढ़ने को मिलता है। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ शाहियों के हमले के समय राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 में एक बहुत लंबी बीमारी के बाद में वह भी चल बसा और अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा में बना हुआ। ये 5 तला ऊंचा है, 5 तल है और पिरामिड नुमा इसका आकार लिए हुए हैं। और इस मकबरे के अंदर हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और मुस्लिम स्थापत्य शैली का एक सुंदर समन्वय इसके अंदर देखने को मिलता है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया था। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। 1581 ईस्वी में उसे दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। तो पहला हिंदू राजा कौन था? बीरबल, जिसने इस प्रकार से धर्म में सम्मिलित होने का काम किया था। फिर शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को भी संरक्षण दिया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी बनवाया। उसने जैन मुनि हरिवीर विजयसूरी को जगत गुरु की उपाधि से भी संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया। फिर राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना और शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का काम किया था। अकबर की एक प्रकार की नीति थी कि राजपूतों को किस प्रकार अपने अधीन किया जा सकता है। तो उसने राजपूतों के प्रति एक प्रकार की नीति अपनाने में उसने राजपूतों के परिवारों से वैवाहिक संबंध बनाने का काम उसने काम किया। हमने अकबर जोधा के बारे में कई प्रकार के किस्से सुने होंगे। फिर उनकी शक्ति के प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का काम उसने करने का काम किया। अकबर के साथ में संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा कछवा भारमल था। उसने भगवान दास और राजा मानसिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही रहे। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ये जजिया कर, जिसके बारे में पूर्व मैंने आपको बताया है कि जजिया कर जो है एक प्रकार से मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर हिंदुओं को रहने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब वो जजिया कर को चुकाते हैं। केवल इस्लामिक धर्म वाले नहीं, उसके इस्लाम धर्म के जो दूसरे विपरीत जो धर्म वाले लोग हैं उन लोगों को रहने के लिए जजिया कर को चुकाना पड़ता है। तो अकबर ने इसको समाप्त करने का काम किया। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर के 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। वहाँ का बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है वो अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, इस प्रकार के नाम सुनते हैं। ये बुलंद दरवाज़ा अकबर की गुजरात विजय के रूप में एक प्रकार से स्मारक के रूप में बनाने का काम हुआ था और उसकी याद में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। अब आता है जहांगीर। 1605 से 1627 के मध्य जहांगीर का शासनकाल रहता है। किस प्रकार से वो शासन करता है, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम सलीम रखा गया। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था।
1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अब्दुल फजल का 1602 में उसने वध करवा दिया। तो अकबर और उसके बीच में एक प्रकार से वैमनस्य की भावना पैदा हो गई और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड भी दिया। धर्मांतरण नहीं करने के कारण से उसने सिख गुरु अर्जुन देव को एक प्रकार से मृत्युदंड दे दिया। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूरमल नूर जहाँ की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम भी बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हांकिस तथा सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे। 1627 में जहांगीर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर आता है शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से 1658 के मध्य रहता है। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि शाहजहां किस प्रकार से अपना शासन करता है। संक्षिप्त रूप के रूप में इसका भी परिचय हम प्राप्त करते हैं। शाहजहां, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद मानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल भी कह सकते हैं, इसके साथ में हुआ। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके बाद खान जहां जुल्लोदी, जुझार सिंह, इन दोनों का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में करवाया। बीजापुर की सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्खन का वायसराय बनाया। 1657 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। अपने भाइयों द्वारा मुराद एवं शुजा को मारकर वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 में शाहजहां की भी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी हेतु धर्मट का युद्ध दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ। अब उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा शाहजहां के बाद में, इसके लिए भी एक प्रकार से धर्मट का युद्ध होता है। वो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है। अब आता है औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 के मध्य अपना शासन किया। इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि औरंगजेब किस प्रकार से अपने शासन को चलाता है। औरंगजेब शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित करता है। इसके बाद जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर देता है। पुरंदर की संधि जून 1665 में है। तो एक प्रश्न यहाँ पे भी आता है कि पुरंदर की संधि जो है वो कब हुई थी? जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। किसके मध्य? शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य। तो यहाँ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उसकी तरफ हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए। 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुँचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक शिवाजी को बंदी बना लिया गया। फिर भी शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई के कारण से योजना बना करके वहाँ से गुप्त रूप से किले से निकल करके महाराष्ट्र चले गए। 1686 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर कब्जा कर ली, बीजापुर पर कब्जा किया एवं 1678 में गोलकुंडा पर भी उसने अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया। हिंदू समाज का कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए आता था तो वो उस वस्तु के ऊपर उसने 5% उसके ऊपर टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया। हिंदू समाज के जितने मंदिर थे उनको ध्वस्त करने में औरंगजेब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1669 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर, अकबर ने तो उसको समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने वापस जजिया कर लगा दिया। कट्टर एक प्रकार से इस्लामिक धर्म का जो कट्टर कह सकते हैं शासक, वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में वो पीछे नहीं रहा और उसने हर एक प्रकार से किसी को भी धर्म परिवर्तन करवाने के अंदर उसने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, और जो धर्म परिवर्तन नहीं करता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस प्रकार से वो कट्टर इस्लामिक धर्म का सम्राट माना जा सकता है। उसने अकबर के काल से चली आ रही जो प्रथा थी झरोखा दर्शन और संगीत, उसको भी रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में उसकी मृत्यु होगी। उसके शासनकाल में 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 में सतनामियों ने भी विद्रोह कर दिया।
सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस कारण से गुरु तेग बहादुर को भी मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमज़ोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया। इस प्रकार से अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण से सभी प्रकार के जैसे पूर्व में वंश समाप्त हुए, उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य का भी पतन प्रारंभ हो गया। 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर जाकर के बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना एक शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिला, जिसे खत्म, बीबी, फिदवी, दुआगो जूलियाना ऐसी उपाधियाँ मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की थी। 1712 से लेकर के 1757 तक मुगल दरबार एवं षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बन गया था। तात्कालिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया था। आइए आगे हम पढ़ते हैं मुगल कालीन प्रशासन। किस प्रकार से मुगलों का प्रशासन रहा और किस प्रकार से कैसे कैसे अधिकारी थे और प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से चली, क्योंकि किसी भी शासन को चलाने के लिए प्रशासन का एक प्रकार से अच्छा स्वरूप होना चाहिए। तो मुगलों का किस प्रकार से शासन था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मुगल शासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रणालियों का एक प्रकार से मिला जुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति, सर्वे सर्वा, वकील मुल्क, बादशाह सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सब प्रकार से सारे अधिकार बादशाह के पास में होते थे। बादशाह जो कहता था वैसा ही काम होता था। प्रधान सद्र मीर समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। शासन, प्रांतीय शासन सूबों में व्यक्त था। छोटे छोटे प्रकार के ऐसे सूबे बने हुए थे, जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर के 21 हो गए थे। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार, अमल गुजार जो माल गुजारी का अधिकारी होता था, बीती कच्चा जो सहल पर होता था, सिकदार, सब परगना प्रमुख, आमिल जिसको मुंसिफ बोलते हैं, फौजदार जो खजांची यानी खजाने का एक प्रकार से ध्यान रखने वाला, कानून गो यानी पटवारियों का जो अधिकारी होता है उसके इस प्रकार के हाथों में था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में एक प्रकार से विभक्त थी। हमने मुगल कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ा। आइए इसके अंदर जितने प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बने हैं वो प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ता हूँ बोध प्रश्न के रूप में। ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? वो था शेर शाह ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजा विक्रमजीत की उपाधि। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था? दीन ए इलाही नाम का धर्म इसका प्रवर्तन किया था। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपके सामने बनाए। आप भी ऐसे इसके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न बना करके विषय वस्तु को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। गृह कार्य के रूप में आपके पास में प्रश्न है। पहला प्रश्न, फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने और क्यों दी? तो नियता शेर मारा था, इस कारण से उसको उपाधि मिली थी, ऐसा उसके बारे में लिखना है। मुगलकालीन प्रशासन के बारे में लिखना, किस प्रकार से मुगलकालीन प्रशासन था। अकबर के शासनकाल के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है। इन 3 प्रश्न आप गृहकार्य के रूप में करें। इस भाग के अंदर जो विषय वस्तु मैंने आपको समझाई है अच्छी प्रकार से पुनः इसको दोहराते हुए स्वाध्याय करते हुए पढ़ें और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। नमस्कार।